मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत नर नारायण सेवा हिंदुस्तानी संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुलित योगदान प्रदान करने के लिए श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी मुरैना इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से संलग्नित करते हुए संस्था को उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इसके बाद इंजीनियर श्री अवधेश कुमार सक्सेना अवधि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन के अंतर्गत हिंदी साहित्य की काव्य विधा को विश्व स्तर पर स्थापित करने एवं समाज उत्थान में अतुलनीय योगदान हेतु साहित्यकार कवि आयुर्वेद विशेषज्ञ शिवपुरी मध्य प्रदेश भारत को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इधर से सही नहीं आ रहा, आगे आ रहा है ना। इसके बाद नहीं हुआ है, कार्यक्रम अभी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा रजिस्टर्ड के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर आदरणीय श्याम ओझा जी से अनुरोध है कि आप भी कृपया ज्वाइन करिए इसमें प्लीज। नागर जी को मैं हाँ बेटा बोलो यार ये लीजिएगा यार बिल्कुल देखो अरे आओ करता है उसका एक छोटा सा मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। शायद 1982 की बात है। एक बहुत फेमस फिल्म, बहुत लोकप्रिय फिल्म उमराव जान, तो मैं उससे जुड़ा हुआ था मुजफ्फर जी के साथ। मुजफ्फर अली जो उसके निर्देशक थे, मतलब हैं, तो उस फिल्म से मैं जुड़ा हुआ था एज ए सहायक निर्देशक। तो रेखा जी, फिल्म एक्टर अपनी रेखा जी लखनऊ आई थी और हम लोगों को जिम्मेदारी थी कि जो है, मैं उस वक्त वही मेरी युवा अवस्था थी, 24-25 की उम्र रही होगी, तो हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि स्क्रिप्ट जो है वो रेखा जी तक पहुंचाना है और रेखा जी को डायलॉग्स प्रिपेयर कर दिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिर्जा हादी रुस्वा ये बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे। उनकी रचना थी उमराव जान अदा, और उस पर आधारित जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो डॉक्टर रहीम मौसूम रजा जी ने लिखी थी। स्क्रिप्ट जो है वो रोमन में थी, क्योंकि फिल्मों में ज़्यादातर काम जो स्क्रिप्ट का होता है वो रोमन में होता है। तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि रोमन पढ़ लेंगे सब लोग। रेखा जी साउथ से थी और ये था कि भाई ठीक है, उनको भी पढ़ने में आ जाएगा। हम लोग जब स्क्रिप्ट लेके गए तो रेखा जी बोली, देखा जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट, बोली आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं। मुजफ्फर जी को तुरंत उन्होंने बुलाया, कह रहे मुजफ्फर ये क्या है, हिंदी में फिल्म बना रहे हो, मुझे रोमन की स्क्रिप्ट दे रहे हो, मुझे पूरी हिंदी की स्क्रिप्ट चाहिए। हम लोगों की राइटिंग अच्छी थी, मैं और प्रकाश थपलियाल जी, हम लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट के 8-8, 10-10 पेज हम लोग हिंदी में उसको लिखते जाते थे। और उस वक्त टाइप की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और हम लोग हिंदी में लिखते थे और लिखने के बाद वो सीन रेखा जी के पास लेके जाते थे। तब रेखा जी उसको देखती थी, पढ़ती थी और समझती थी, यानी कि उनको भी हिंदी आती थी। और यानी दूसरा एक उदाहरण कि अभी हम लोगों का एक प्ले है टेररिस्ट की प्रेम का।
तो नवंबर में मैंने इसके 2 शोज किए गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। एक किया 4 नवंबर को असम में और दूसरा था शो 17 नवंबर पटियाला। दोनों जगह समझिए कि नॉन हिंदी बेल्ट और हिंदी का नाटक, पंजाबी से हिंदी में अनुवादित नाटक, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, जबरदस्त अप्रिशिएट किया। तो बस हिंदी की स्वीकारता क्या है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। हम सभी को हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, घर में बच्चों में संस्कार डालने चाहिए कि हिंदी में बातचीत करें। सम्मानित मंच, मेरे प्यारे साथियों, सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज ब्रज की उस भूमि में खड़े होकर ब्रज की उस भूमि में बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। ये वह भूमि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी किसी तरीके से ब्रज में जाने का अवसर मिला। रसखान कवि ने कहा था, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम की डालन, जो पशु हो तो चरो, जो पशु हो तो चरो ब्रजनंद की को दैन मझारन, और जो खग जो पशु हो तो चरो ब्रज के मेरे कालिंदी कूल कदम की डालन। ये वो जगह है जहाँ के लिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा भूल ध्यान से निकल गया। तो ये अभी सभी वक्ताओं ने हिंदी के उसके लिए बताया कि क्या है, कितनी इसकी स्थिति इस समय दयनीय हो रही है। मेरे सामने अटल जी बैठे हुए हैं और मैं अक्सर इनकी कविताओं को सुनता रहता हूं, जो ये समाज की कई विधाओं के ऊपर लिखते रहते हैं। एक पालागन.com में आपका बहुत ज्यादा आता है, व्हाट्सएप पर मैं देखता रहता हूं। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि मुझे सौभाग्य से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो दी जा रही है वो मातृभाषा के लिए दी जा रही है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक उसकी मातृभाषा में कराई जाए। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हमारी विलुप्त होती हुई भाषाओं को हम पुनर्जीवित करें। और सबसे अच्छा है कि बालक जो है शिक्षा जो ग्रहण करता है वो अपने परिवार से, अपनी माँ बाप से सबसे पहले करता है, और वो उनकी मातृभाषा में अगर उसको शिक्षा मिलेगी तो वो उसको ज्यादा ग्रहणीय अवस्था में रहेगा। और ज्यादातर क्षेत्र की भाषा हिंदी है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का इस तरीके से जो उत्थान होगा, यही नहीं जो हमारे परास्नातक कोर्सेज हैं उनको भी हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करा करके और उनकी परीक्षाएं भी हिंदी में कराने का प्रयास किया जा रहा है। और संभव है कि शायद सत्र 25-26 में हम इस विषय में सफल हो जाएंगे। हिंदी के उत्थान के लिए और भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी एक वक्ता ने कहा था, वो बिल्कुल सच है कि क्या ही समय की विडंबना है कि हम हिंदी का पखवाड़ा मनाते हैं। सितंबर के महीने में केवल इस चीज के लिए 15 दिन देते हैं कि हम हिंदी में बोलें। इसके लिए अध्यादेश जारी करते हैं कि हमारे जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं वो हिंदी में काम करें। इसके लिए अनुरोध करते हैं। क्यों? हमारा सबसे बड़ी मानसिकता जो है, अभी पूर्व में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैकाले ने जो बीज हमारे बीच में डाल दिया था वो वटवृक्ष बन करके इस तरीके से हो गया है कि हम सभी उसके गिरफ्त में आए हुए हैं, मानसिकता हो गई है। इन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर एक बच्चा हिंदी में बोलता है, दूसरे बच्चा इंग्लिश में बोलता है, तो हम इंग्लिश वाले को ज्यादा पढ़ा लिखा और वो मानने रखते हैं, जबकि हिंदी वाले को उतना नहीं करते। ये हमारी एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है।
हमें अपनी इस गुलामी की जकड़ से बाहर निकलना है और इसके लिए प्रयास हम ही लोगों को करना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं आज हमारी इस गिरावट के लिए दोषी सिर्फ हम ही लोग हैं, ना हमारे नवयुवक बच्चे और ना हमारे पूर्वज। जितने भी इस समय 30-35 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वही इस गिरावट के लिए इसके लिए दोषी हैं। मैं अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। इस विषय में एक बार मुझे ग्वालियर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं जैसे ही डाइस पर आया, एक 17-18 साल के बच्चे ने एक प्रश्न किया, अंकल सभी लोग आ रहे हैं और सभी हम लोगों को दोषी बता रहे हैं, जितने भी आते हैं सब नव पीढ़ी को दोषी बता रहे हैं, सब बच्चों की गलतियां बता रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि केवल एक चीज ध्यान में रख करके बोलिएगा कि जो संस्कार, जो शिक्षा आपको आपके माता पिता ने दी थी, क्या आपने वो संस्कार, वो शिक्षा अपने बच्चों को दी है? यदि हाँ और बच्चे नालायक हैं तो हम सब दोषी हैं, यदि नहीं तो आप आत्मचिंतन करिए और फिर बोलिएगा। और मैं यही सवाल आप सबके बीच में छोड़ रहा हूं कि जो शिक्षा, जो संस्कार आपको आपके माता पिता ने दिए थे, क्या आप वो शिक्षा, वो संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं? कृपया इस पर विचार करिए, सोचिए। हम इतने ज्यादा धन के लोभी, लालची या उसकी तरफ आकृष्ट हो गए हैं, भौतिकवाद में फंस गए हैं कि हमने अपने सारे संस्कारों को तिलांजलि दे दी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है और आगे आने वाले वक्ताओं से है कि कृपया इस विषय को जरूर टच करें कि हम कहाँ खड़े हैं, गलती हमारी है या हमारे इन नवयुवकों की। हमारे अभी कुछ देर पहले खेमचंद जी ने अपने बच्चे को कुछ कहा था, मुझे बड़ा बुरा लगा कि आप उसको क्या कह रहे हो। आप स्वयं तो सोचिए कि आपने उसको इस तरीके का संस्कार पहले दिया था क्या? मैं व्यक्तिगत आपसे इस चीज के लिए कह रहा हूं, मुझे बड़ा फील हुआ, महसूस हुआ कि हम बच्चों को तो डांटते हैं, मैं स्वयं भी हूँ, विद्यालय चलाता हूँ, बच्चों को डांटते हैं, लेकिन हम स्वयं सोचते हैं कि नर्सरी से लेकर के परास्नातक तक हमारे किसी भी विषय में, किसी भी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीयता, चरित्र, ये शब्द है ही नहीं। हम सबने तो कम से कम रसखान, कबीर, तुलसीदास का रामायण का भी एक पाठ हमारे यहाँ होता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसको हमारे कोर्स से सबको हटा दिया गया। आज 30A संविधान की धारा के कारण हम लोग इस तरीके से बंधे हुए हैं कि हम हिंदी विषय में अपने आध्यात्म को, संस्कृति को, हिंदुत्व को पढ़ा नहीं सकते। हम इस्लाम पढ़ा सकते हैं, हम क्रिश्चियनिटी पढ़ा सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विषय में हम कुछ नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए हमें बाउंड कर दिया गया है 30A से। इसके खिलाफ ही हम लोग हैं और आशा ही नहीं, आप सबके सहयोग से नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को समाप्त कर देंगे। तो ये ऐसी चुभती हुई चीजें हैं जिनकी वजह से हम जकड़े हुए खड़े हैं हर जगह। आज देखिए हमारे धर्म को, हमारे साहित्य को, हमारे हिंदी को किस तरीके से प्रदूषित किया जाता है। 70 के दशक के बाद से कोई भी पिक्चर आप सभी के संज्ञान में आती हो जिसमें किसी पंडित को, किसी तिलकधारी को, किसी भगवाधारी को अच्छे रोल में दिखाया गया, विदूषक दिखाया गया होगा, भ्रष्ट दिखाया होगा, कैरेक्टरलेस दिखाया गया होगा, लेकिन किसी अच्छे रोल में, और वही 786 नंबर का बिल्ला जान बचाता हुआ दिखाया गया। ओम का बिल्ला नहीं दिखाया गया है। 786 नंबर का बिल्ला गोली लगने पर बिल्ले में लगती है और अमिताभ बच्चन बच जाते हैं।
इस चीज को सोचिए कि किस तरीके से आपकी मानसिकता में, आपके बच्चों के दिमाग में क्या चीज भरी जा रही है। एक पिक्चर आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, एक गाना था जो शुद्ध हिंदी में था, चपल नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार। मतलब जो हिंदी की भाषा का प्रयोग किया गया तो एक विदूषक के रूप में गाने के लिए, और वहीं उर्दू में उसी के लिए अगर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है तो वो अच्छे रूप में किया गया। मतलब आपकी मानसिकता को किस तरीके, सॉरी मैं समझ गया, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहे हैं, हमें सजग होने की जरूरत है, और विशेष करके अपने आप के ऊपर ये चिंतन करके कि हम बच्चों को किस तरीके से इन कुठाराघातों से बचाएं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आपने बोला है तो इस विषय पे टिप्पणी भी आवश्यक है, क्योंकि मैं भी इसी विषय का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गोस्वामी, छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक एनजीओ रन करता हूँ, उसका नाम है आदर्श संस्कारशाला। हम संस्कारों के बीजारोपण पे काम कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों से, 24 राज्यों में काम कर रहे हैं, कई लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी संस्था में कोई फंड नहीं है, बगैर फंड के हम लोग काम करते हैं और बड़ा अनूठा काम हो रहा है पूरे देश में। मेरा मानना सिर्फ यहाँ एक लाइन का है, अगर हमें इस दुनिया को बदलना है तो संस्कारों का पुनर्संस्करण, पुनर्जीवन, पुनर्चक्रण करना होगा। इस विश्व को बदलने के लिए, किसी भी धरातल को बदलने के लिए, अगर एक उंगली दूसरे की तरफ उठ रही है तो 4 उंगली हमारी तरफ उठ रही है। बोले जग कैसा मुंह जैसा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई और जो घट देखा अपना मुझसे बुरा। मैंने टिप्पणी कर दी है, अनाधिकार चेष्टा की है आदरणीय डॉक्टर केसी यदुवंशी शास्त्री जी, लेकिन ये हृदय की वेदना की बात है, क्योंकि आज कल का जो युवा है इतना अपने मोबाइल पर इतना बिजी है, इस काल्पनिक दुनिया में इतना बिजी है कि वो एआई के अलावा कुछ नहीं समझता। वो सामान्य तौर पे ये नहीं जानता। मैं अभी मथुरा के 10 स्कूलों में गया था, एक सवाल पूछा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है। सिकरवार जी, आदरणीय ओझा जी, 10 बच्चे जवाब नहीं दे पाए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे। क्या है, हम किस संस्कृति की बात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने टिप्पणी की बिल्कुल ठीक है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध था। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस का वोट निकला था। मैं विद्यालय चलाता हूं, मेरे विद्यालय में एक भी क्रिसमस के लिए मैंने किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी रूप में मनाने की परमिशन नहीं दी थी। मेरे यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत को लेकर के वीर दिवस दिवस के रूप में उस पर पूरे एक सप्ताह को मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः विषय से जुड़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगा अपने मध्य श्री दिनेश श्रीवास्तव जी, आजमगढ़ से आए और अपने विचार रखें। श्री दिनेश श्रीवास्तव जी। सामने बैठे हुए वरिष्ठ जन एवं साथी, हिंदी विषय पर बोलना था। अंत में बोलने के फायदे भी हैं, नुकसान भी। नुकसान ये है कि जो आप बोलना सोच के चलते हैं वो सारे लोग बोल चुके हैं, और फायदा यह है कि आप बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ जाते। बढ़िया है। एक चीज अब तक जो मुझे लगा, जो अब तक जो भी बोला गया, हिंदी का महिमा मंडन किया गया, हिंदी के उजले पक्ष को रखा गया। मैं हिंदी की ये बैकग्राउंड जो पीछे जो उसके काले नहीं कहूँगा, जो नकारात्मक चीजें हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चाहता हूँ। थोड़ा सा माइक, क्योंकि आदेश हुआ है जल्दी बोलने का, तो जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। हिंदी, हमें पहले हिंदी समझना चाहिए। इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं लोगों के। असल में हिंदी क्या है? अभी जैसे एक
छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। यहाँ हम लोग ब्रज की भूमि पर हैं, तो बीच बीच में जो भाषण हो रहे थे मुझे ऐसा लगने लगा कि इस पार्टी को विशेष रूप से आयोजन तो हिंदी का है, लेकिन कभी कभी लग रहा था कि ब्रज का। ये यहाँ ऐसा नहीं कि यही है, अभी अवध में करिए, लखनऊ में करिए, फैजाबाद में करिए, तो वहां लगता है कि अवधि का है। विषय तो हिंदी रहता है, लेकिन हाँ बिहार में करिए, आप तो झारखंड के हैं, बिहार में करिए तो लगेगा कि हिंदी का तो है, लेकिन भोजपुरी का भी है, मैथिली का भी है, कुछ इस तरह का होता है। हमारी अपनी धरती है, हम हमारा उनसे लगाव है, तो वो तो आएगा। हिंदी और अंग्रेजी विश्व की ये दो महानतम भाषाएं ऐसी हैं जो इनका स्वरूप और इनकी बनावट दोनों सार्वभौमिक है। इन दोनों भाषाओं ने अगर किसी भाषा ने दुनिया की सारी भाषा के शब्दों को अपने में समाहित किया है, तो ये दो भाषाएं हैं केवल, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। तो यह महासमुद्र है, इसमें दुनिया की सारी नदियां आकर मिलती हैं, और यह गौरव हमें हमारी हिंदी को भी प्राप्त है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जिसे लगभग 130 करोड़ या उससे ऊपर के लोग बोलते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है, स्पेनिश है, और चौथे नंबर पर हिंदी है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी बोलते हैं। लेकिन अब इसका जो नकारात्मक पहलू है वह यह है कि आंकड़ा तो ये बताता है, लेकिन भारत की जनसंख्या 125-130 करोड़ है, और दुखद है कि आधिकारिक तौर पर केवल 57 करोड़ लोग लगभग हिंदी बोलते हैं। हम चाहते तो हैं कि हिंदी विश्व पटल पर छा जाए, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में उसका कितना उत्थान कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। अभी प्रोफेसर साहब हैं, झारखंड से आए, किस लिए आए? हिंदी के लिए आए, हिंदी के उत्थान के लिए आए, इस ठंड में, इस उम्र में। तो इनकी भावना को अगर थोड़ा सा कोई आदमी समझ ले तो हिंदी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। हमें जरूरत है इस चीज को समझने की। अब मैं कह रहा था कि पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि हिंदी क्या है। देखिए, कुछ बातें मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हो, कष्ट हो, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। मैं कई बार क्षमा मांग लेता हूं। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरे अपने विचार। हम ये मानते हैं कि हिंदी की जननी जो है संस्कृत है। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन जो क्रमागत रूप से जो स्वरूप आता गया, आपको मैं बताऊं, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थोड़ी बहुत शोध भी है इस संबंध। संस्कृत का जो संबंध प्राकृत और पाली से है, मैं मानता हूं कि वही संबंध अवेस्तन भाषा से। अवेस्तन भाषा, जिस भाषा में जैन अवेस्ता लिखी है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय होगा। अवेस्तन भाषा का पूरा रूपांतरण संस्कृत में हो जाता है, शुद्ध संस्कृत में होता है, और उसको पढ़ने के बाद आपको, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो समझ जाएगा कि ये तो संस्कृत का है। जबकि उससे कठिन है
पाली प्राकृत से संस्कृत को समझ पाए। एक चीज और जो मुझे खटकती है यहाँ, क्योंकि उस विधा से जुड़े हुए लोग हैं, आधिकारिक तौर पर जुड़े रहे हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, भाषा के ऊपर, भारतीय भाषा के ऊपर जो सबसे ज्यादा आज भी सर्वमान्य है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जो दिया उसको मानते हैं, लेकिन कितने शोध, कितनी नई बातें अपने यहाँ के लोगों ने इस संबंध में सबके सामने प्रस्तुत किया, निकाल के कितनी नई बातें प्रस्तुत किया। दूसरी चीज, सबसे पहले ये काम किया था, हम आमतौर पर हिंदी साहित्य के अगर इतिहास की बात करें तो हम आमतौर पर हिंदी उसी को मानते हैं जिसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, खड़ी बोली। ऐसा नहीं है, लोगों के इस अवधारणा को सबसे पहले तोड़ा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में इसका बहुत बढ़िया से वर्णन किया है और हिंदी को पाली प्राकृत के काल तक ले गए और उसको सिद्ध किया। उसके बाद से हम लोग जानना शुरू किए कि हिंदी का इतिहास यही नहीं है और पुराना है। अब हिंदी में ये ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, बघेली है, भोजपुरी है, मैथिली है, उत्तर भारत की सारी भाषाएं हैं। जो मेरी अपनी सोच है वो कहीं ना कहीं हिंदी शब्द, जो शब्द आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा और पहले जाऊंगा, बहुत इस पर भी बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ। उल्लेख मिलता है कि व्यापार के माध्यम से और साम्राज्य विस्तार के माध्यम से जो भारत के आक्रमण हुए या भारत ने अपना राज्य फैलाया या यहाँ के राजाओं ने दूसरे देशों में जाकर अपना राज्य स्थापित किया, इसमें क्यों श्री विजय नौसैनी साम्राज्य ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जावा तक फैलाया था। और श्री विजय से आपको क्या, एक मिनट रुक, श्री विजय शब्द है कहां से? अच्छा, वहीं एक सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि मानते भारत के सारे राजा ये हिंदी और संस्कृत से जुड़े हुए लोग नहीं थे, ये मुख्य रूप से तमिल और मलय भाषा के लोग थे। लेकिन ये अवधारणा मुझे गलत लगती है, क्योंकि उस क्षेत्र में जिसने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, अभी खमेर वंश का ही ले लीजिए, खमेर वंश ने अपना साम्राज्य भारत से जाके, खमेर वंश के राजाओं ने, बर्मन साम्राज्य के लोगों ने, और एक बात और बताऊं, पूरा बर्मन साम्राज्य, ये बर्मन जो साम्राज्य था, इनके जो राजा थे वो यादव वंशीय राजपूत थे, यादव वंशीय। अब यादव वंशीय को तमिल वाला कहे या केरल वाला कहे कि वो हमारा था तो ठीक है, तब तुम भी हिंदी के हो और संस्कृत के हो और तुम भी भारत के। लेकिन वहां इसको नहीं मानता। और सबसे दुखद, अभी जो शर्मा जी ने अभी बताया कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति बनी थी और डॉक्टर मणिशंकर आयंगर थे और एक सुब्बा स्वामी या कौन थे, ऐसे ही थे। 1949 में देश आजाद हो गया, हिंदी सर्वाधिक सबसे बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। भारत के सारे महापुरुषों ने, आप किसी को उठा के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद हो, मतलब आजादी के पहले स्वामी विवेकानंद हो और ये सुभाष चंद्र बोस हो, मतलब जितने भी महापुरुष हैं,
सारे लोगों ने हिंदी की वकालत की है और सारे लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। देश की पहचान भाषा से भी होती है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी भाषाओं पर तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन हिंदी राजभाषा होगी कि नहीं होगी इसको लेके विवाद था। अब सोचिए, मतलब यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम मेजॉरिटी में बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदी बोलने वाले, और हमें हिंदी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद आज तक हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनी। मेरे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीयता की कोई भावना है भी कि नहीं है लोगों के अंदर, और अगर है तो हिंदी आज राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों दो स्टेट विरोध करते हैं इसका? मैं बैंक में जब काम करता था तो यूनियन से भी जुड़ा हुआ था, तो हमारा जो है पूरे देश में सम्मेलन होता था। उस सम्मेलनों में दो स्टेट के लोग, एक तो तमिल और दूसरा केरल वाले, ये आते थे तो अंग्रेजी में ही बोलते थे। मैं बल्कि उनसे कहता था कि भाई अंग्रेजी समझना अगर इतना आसान है तो हिंदी समझना क्या कठिन है? हाँ, एक चीज और बताऊं, तमिल की जहां तक बात है तो तमिल का जो सबसे प्राचीन इतिहास है उसका उल्लेख मिलता है संगम साहित्य से। संगम साहित्य के जो दो संगम हुए थे उनका तो विलुप्त हो गया, सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन तृतीय संगम जो हुआ था उसका मिलता है, और उसके जो गुरु थे उस साहित्य के वो थे अगस्त्य मुनि। अब बताइए, अगस्त्य मुनि तमिल के थे कि इधर के थे, संस्कृत वाले? खैर, साठ करता एक बड़ी कड़वी बात, देश को आजाद हुई हिंदी के लिए किसने काम किया? हमारे साहित्यकारों ने काम किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जितना नाम ले लीजिए। लेकिन जब एक चीज और उसके साथ जोड़ूंगा, कंप्यूटर की जब भाषा डिसाइड की जा रही थी, भाषा का निर्धारण किया जाए कौन सी भाषा हो, तो रूस के विद्वानों ने कहा था कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इसकी भाषा संस्कृत रखी जाए, नहीं रखी गई अंग्रेजी के दबाव। लेकिन देश आजाद हुआ, तमाम हिंदी विभाग सारे महाविद्यालयों में, सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग बना। मैं समझता हूं कि लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती होगी। मैं फिर क्षमा मांगता हूं, लाइटिंग गलत लगती है, लेकिन ऐसे लोग नहीं, मैं उसकी जो हिंदी साहित्य बंद करनी है, लाइटिंग भाषा बोल रहा हूँ, इसमें कभी नहीं आ रहा लाइटिंग। विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं, आप लोगों में से कोई बता दीजिए कितना योगदान किया हिंदी साहित्य में? सब एक चीज और है, यहाँ मैं समझता हूँ कि बिक्री होगी, क्या मानसिकता है? विद्यालयों का नाम रख ले रहे हैं सेंट जेवियर्स। अच्छा, सेंट जेवियर्स लिखने से कुछ चमत्कारिक विद्याएं अंदर आ जाएंगी क्या? उसको शिक्षालय नहीं लिख सकते, आश्रम नहीं लिख सकते, गुरुकुल नहीं लिख सकते। सेंट जेवियर्स, मदर मैरी, ट्रिनिटास, तो ये सोच हमें बदलने की जरूरत है। अभी इतनी संस्थाएं हैं जो हिंदी के लिए काम कर रही हैं, कौन मिलाएंगे? अंग्रेजी के लिए एक दबाइए, नहीं, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाइए। अच्छा, मैं भाषा से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, मेरी भाषा अंग्रेजी रही है,
शिक्षा दें, मेरा कोई दुराव नहीं। लेकिन कितने लोगों ने विरोध किया कि भाई हिंदी के लिए दबाव पहले होना चाहिए, हम इस देश के रहने वाले हैं, किसी को नहीं। तो ये स्थितियां हैं जिससे हम सारे लोगों को जागरूक होना है। मैं बता दूं, ये जितनी कंपनियां हैं ना, एक एक हिंदी समर्थक अगर ट्वीट करना शुरू कर दे तो उसी दिन से उनका ये बदल जाएगा और तुरंत आ जाएगा कि हिंदी के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी विसंगतियां हैं, हमें इन सारी चीजों को छांट कर और धीरे धीरे इनको निकालना होगा। और जैसे जदवंशी जी तो ऐसे भी देखने से मनीषी लगते हैं, ऋषि लगते हैं, लेकिन यह काम जो कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूं, ये अपनी इस मुहिम में लगे रहें और हमेशा हम इनके साथ हैं और प्रोफेसर साहब जैसे हमेशा साथ रहेंगे। अगर ये हिंदी की उन्नति की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते जाएंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। एक 20-25 साल 30 साल पहले मैं गाँव में थोड़ा सा एक चीज खाली बता के, गांव में पहले सांप का मंत्र जानते थे, झाड़ फूक करते थे, फायदा होता था या नहीं होता था ये दूसरा, लेकिन वो सारे मंत्र बताने वाले ये कहते थे कि हमें इस बात की प्रतिज्ञा देनी पड़ती है कि अगर किसी को सर्प ने काट लिया और मेरे संज्ञान में आया तो मुझे वहां जाना ही होगा। तो ये भावना जब तक नहीं पैदा हो, ये अगर आज हिंदी के आपको आगे बढ़ाने की बात है तो मुझे जाना होगा, ये भावना जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हम इसकी उन्नति नहीं कर पाएंगे। समय कम है, चलिए। एक वक्ता और रह गए हैं, इंजीनियर अवधेश कुमार जी। अवधेश, उनकी भी हम बात को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले शैल कुमारी जी थोड़ा संक्षिप्त में समय प्रबंधन के साथ। सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अब तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल चुके और जरूरत नहीं है कि ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन हाँ इतना है कि अगर हम अपनी बात को अच्छे प्रकार से और दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वो केवल और केवल हमारी अपनी मातृभाषा होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, हमारे अपने देश में ही लीजिएगा, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, हर कोई इस बात को अच्छे प्रकार से समझते हैं। हम अगर अंग्रेजी को नहीं जानेंगे तो शायद हम दूसरे स्टेट्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस बात को तो आप लोग मानते हैं ना, जरूरी है। अगर हमें अपनी बात दूसरे स्टेट में जाके कहनी है तो हम अंग्रेजी को जानना जरूरी है। ये लिंक लैंग्वेज है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी के विषय में एक बात कहना चाहूंगी कि साहब, अंग्रेजी के तो वर्ड भी डूब जाते हैं, लेकिन हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। तो मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगी, आशीर्वाद चाहूंगी और अपने भाई साहब का आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। अब इसके बाद इंजीनियर अवधेश कुमार जी। अवधेश, ये आज के सत्र के हमारे अंतिम वक्ता है। इसके बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन सुनेंगे या और किसी और को। माँ शारदे को नमन, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहभागी, आप सबको नमन करता हूँ। विश्व क्षितिज पर हिंदी बहुत सारगर्भित और महत्वपूर्ण उद्बोधन हमने सुने। लगभग सारी बातें कवर हो चुकी हैं, मैं कुछ नया नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता के माध्यम से
वो सारी बातें मैं कवर कर रहा हूं। तो कविता सुनिए आप। 12 खड़ी बच्चे पढ़ें, हिंदी लिखें बोलें सभी। 12 खड़ी बच्चे पढ़ें, हिंदी लिखें बोलें सभी। हिंदी प्रचारित हम करें, बंधन अभी खोलें सभी। इसको प्रसारित भी करें हम देश के हर गांव में। हम शब्द जो बोलें सभी, शीतल करें वो छाँव में। हो यांत्रिकी विज्ञान या शिक्षा चिकित्सा ज्ञान की, हिंदी बने माध्यम यहाँ है बात ये सम्मान की। परिपत्र या आदेश हो, संगीत या फिर गीत हो, जब मातृभाषा में बने उनसे सभी को प्रीत हो। है राजभाषा देश की, हिंदी हमारी जान है। माँ संस्कृत से अवतरित समृद्ध इसकी शान है। कब राष्ट्रभाषा ये बने हम देखते सपना यही। अब विश्व भाषा ये बने हो प्रयत्न बस अपना यही। हो प्रयत्न बस अपना यही। हो प्रयत्न बस अपना यही। हमने कही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व क्षितिज पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। ये जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और फरवरी में नेपाल में फिर से ये आप सभी का जो हिंदी के सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सभी जो समृद्ध मंच है, इतने बड़े बड़े मूर्धन विद्वान जो जिन्होंने हिंदी सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है, उनका आशीर्वचन हम सबको मिला। हम सब ने उनका यहाँ पर उद्बोधन सुना और हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, नीदरलैंड से भी हमारे बीच डॉक्टर रामा जी आए थे। वो भी विश्व स्तर पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम एक अच्छे आयोजन में यहाँ शामिल हुए हैं।